नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया सब्जेक्ट पूरा का पूरा कंप्लीट वन शॉट के अंदर बताने के लिए आया हूं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये जो कानून है ये हमारा सीबीआई एबीपी के एग्जाम के अंदर आता है। छोटा सा सब्जेक्ट है लेकिन परेशानी वाला भी है और इसके अंदर थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सारी की सारी कॉम्प्लिकेशंस बता दूंगा। तो हम वन शॉट के अंदर पूरा का पूरा सब्जेक्ट अपना शुरू से लेकर एंड तक अपना खत्म कर देंगे। आप इस सेशन को लाइक जरूर कर देना और शेयर करके अपने लोगों को जरूर इस वीडियो को शेयर करने के बाद में अपडेट जरूर करिएगा। साथ ही में सीबीआई एबीपी के अंदर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 वो भी मैंने करा दिया है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट वो भी यूट्यूब पे वन शॉट का मैंने करा दिया है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो मैंने करा दिए हैं। और आज मैं आपको दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जरूर कराऊंगा और साथ ही में इस वीडियो पे जितने ज्यादा लाइक्स आएंगे उसी पे एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के ऊपर भी पूरा का पूरा वन शॉट आप अगर करना चाहते हो अपना सीबीआई एपीपी एग्जाम के लिए प्रिपेयर, तो मुझे एक बारी कमेंट बॉक्स के अंदर बताने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर करके लोगों को अपडेट जरूर करना। चलो ज्यादा देरी ना करते हुए आज का सब्जेक्ट अपना शुरू करते हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। और याद रखना, जो भी आप लोग मेरी पूरी जो भी क्लास देखते हो ना भाई, शुरू से लेकर एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद में फिर एमसीक्यू लगा लेना, आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट एग्जाम के पर्पस के लिए हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बार बार रिवाइज करना है, बार बार क्लास को देखना है। 2x मोड पे देख लिया एक बार तो पूरा अच्छे से अपने नोट्स बना लिए कॉपी में, रजिस्टर में, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ गए, बेरक लेके बैठ गए। उसके बाद दोबारा रिवाइज करने के लिए मैं बैठा हूं रात को सोने से पहले। 2x मोड पे 1 घंटे की क्लास है, 2x मोड पे देखी तो 30 मिनट्स में हो जाएगी। बस गो थ्रू करने के लिए आप ये ऐसे एक्सरसाइज जरूर करा करो तो आपका सब्जेक्ट जो है ना आपके टिप्स पे रहेगा। ठीक है, चलो वही पहले तो बेसिक बातें। ये जो कानून है 1946 को आया था भाई, कौन से नंबर का एक्ट है? ये 25 नंबर का एक्ट है। यानी कि 1946 में बतेरे कानून पास हुए होंगे, उनमें से 25वां नंबर जो कानून पास होने का था वो था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। टोटल सेक्शन कितने हैं भाई? 7 सेक्शन है। कोई चैप्टर नहीं है भाई, कोई चैप्टर की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, एंड एनफोर्समेंट डेट इसकी क्या है? 19th ऑफ नवंबर 1946 को ये कानून हमारा एनफोर्स्ड हो गया था। बन के भी तैयार इस दिन हुआ है, पास भी इस दिन हुआ है, लागू भी इस दिन हुआ है। अब इसकी ना एक अमेंडमेंट हुई है जिसकी वजह से वो डायरेक्टर जो आता है उसके अपॉइंटमेंट के अंदर कुछ खेल बदल करना था, इसलिए अमेंडमेंट करनी पड़ी। द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 को अमेंडमेंट करने के लिए हमने इस कानून को अमेंड करा और अपना डायरेक्टर के टेन्योर के अंदर हमने चेंजेस करे थे। अब वो क्या चेंजेस करे थे सेक्शन में 4A 4B तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। और 1946 से पहले क्या हुआ करता था? आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि भाई ये कानून से पहले भी कोई कानून था क्या जो इस कानून को हमें लाने की जरूरत पड़ी? जी हाँ, एक ऑर्डिनेंस था, द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943। कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछ ले तो हमें इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए कि पहले 1946 कानून से पहले भी एक ऑर्डिनेंस पहले पास करा हुआ था, फिर बाद में चल के जब मामला या सिचुएशन ऐसी आई होंगी इसलिए कानून पास कर दिया था। ये तो बेसिक बात है, मेरे साथ साथ रिपीट करिए। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट कौन से नंबर का कानून है? 25वां। कितने सेक्शन है? 7। अमेंडमेंट कब करी गई है? अभी रिसेंटली एक बार करी गई है, द दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021। ये कानून लागू कब हुआ है? 11 नवंबर 1946 को हुआ है। और इससे पहले क्या था? एक ऑर्डिनेंस था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट वॉर डिपार्टमेंट ऑर्डिनेंस 1943 का। दैट्स इट। आगे चलते हैं। अब सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये आ जाती है कि ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो ये है 1946 का जो ये कानून है भाई, हमें ये कानून लागू करने की देश में जरूरत क्या पड़ी? भाई देखो क्या हो रहा था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर ऐसी खबरें आ रही थी कि यार रिश्वतखोरी चल रही है, करप्शन चल रहा है। अब उसको हम कैसे जो है टैकल कर पाएं, कैसे कंट्रोल कर पाएं, कैसे पिनलाइज कर पाएं वगैरह वगैरह। तो इसके लिए कोई देश में ना एज सच कोई कानून नहीं था। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक डामाडोल डाल दिया गया, एक अधिकार दे दिया गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हें लगता है ना यार कहीं कहीं पे हमें जो है स्पेशल पुलिस केवल किसी कहीं कहीं पे केवल पर्टिकुलर जगह पे हमें जो है एक स्पेशल पुलिस बनानी चाहिए, तो यार बना दो। बनाने के बाद वो स्पेशल पुलिस को अधिकार दे दो कि भाई तुम जो है करप्शन के मामलों को देखो, जांच करो, अपराधों का जांच करो, ठीक है, और कौन कौन से ऑफिसर्स होंगे वो डिसाइड करा जाएगा, उनका जुरिडिक्शन क्या होगा वो डिसाइड करा जाएगा। अब ये सारी चीजों के लिए कानून की जरूरत है, तो इसीलिए यहां पे दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट एक कानून बना दिया गया। और ये कानून के पीछे का रीजन क्या था कि एक स्पेशल पुलिस बनाई जाए, साथ में दिल्ली के अंदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर या अदर यूनियन टेरिटरीज के अंदर ये जो है स्पेशल पुलिस को काम करने का अधिकार दिया जाए और इन्वेस्टिगेट करने के लिए सर्टेन ऑफेंसेस। अब भाई ऑफेंसेस होंगे तो होंगे कौन से?
ये ऑफेंसेस डिसाइड करने का अधिकार किसको दे दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट को, कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन जो ये स्पेशल पुलिस बनाई गई है ये कौन से अपराधों के रिगार्डिंग अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी, ये हम डिसाइड करेंगे। हम कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब जो ये स्पेशल पुलिस के अंदर जो अधिकारी लोग होंगे वो कौन होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, उनके पास क्या पावर होगी, क्या जुरिडिक्शन होगा, ये सारी बातें इस कानून के अंदर अपना डिसाइड करने के लिए अथॉरिटी वाइज ये कानून बनाया गया। तो अब मुद्दे की बात आपके दिमाग में क्लियर हो गई होगी। ये कानून हमने क्यों बनाया? ताकि यूनियन टेरिटरीज के अंदर एक स्पेशल पुलिस बनाए, ताकि वो स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सके कुछ अपराधों के लिए। अब वो कौन से अपराध होंगे भाई, वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगा, अपनी लिस्ट वगैरह टाइम के हिसाब से जारी करेगा। और कौन से अधिकारी अपॉइंट होंगे, उन अधिकारियों के पास पावर क्या होगी, क्या अरेस्ट करने की पावर होगी या इन्वेस्टिगेट करने की पावर होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी बातें हमारे को कानून बताता है। समझ में आ गया थोड़ा सा बैकग्राउंड इस कानून के पीछे का? आगे चलते हैं। अब दूसरी बात आ जाती है, ये जो कानून है भाई कहां पे लागू होता है? पूरे इंडिया में लागू होता है, क्योंकि मैंने क्या कहा, स्पेशल पुलिस बनाने का पावर जो है इस कानून के तहत दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ताकि जो कानून है वो आप बना सको। पूरे देश भर के लिए नहीं स्पेशल पुलिस बनाई जाएगी, एक पर्टिकुलर देश के कोनों के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, ठीक है, कि भाई वहां पे इन्वेस्टिगेट करने की पावर दे रही है ना, इसीलिए। और एक सेक्शन 1A भी ऐड करा गया, इसमें बोला गया कि भाई जो ये शब्दों का इस्तेमाल इसमें करा हुआ है तो उन शब्दों का मतलब सेम टू सेम जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 से हमें कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब जो इस कानून के शब्द का इस्तेमाल करा जा रहा है वही सेम शब्दों का मतलब सीवीसी कानून से हमें जांचना पड़ेगा, ठीक है। बस ये बात हमें समझ में आ गई, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले बताओ ये बात समझ में आ गई, धीरे धीरे हम रिवाइज भी करते चलेंगे। अब सबसे बड़ी एक दिमाग में कंट्रोवर्सी आती है सीबीआई को लेके, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये हमारी सीबीआई की फुल फॉर्म है। तो मुद्दे की बात एक ऐसे आप लोगों से मैं सवाल पूछता हूं, हालांकि इसका जवाब मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है, ये जो सीबीआई है भाई, वो अथॉरिटी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बनाई गई है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम से ही समझ में आता है कि सीबीआई है भाई, वो इन्वेस्टिगेट करेगी, ठीक है भाई, इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन सीबीआई के पास, मतलब सीबीआई को कंट्रोल कौन करेगा? आप करोगे, मैं करूंगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगे, राज्य सरकार करेंगे, प्रेसिडेंट साहब करेंगे, गवर्नर साहब करेंगे, कौन करेगा? तो इसके पीछे का हमें पहले एक रीजन देखना पड़ेगा। आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर भी इसका जवाब दे सकते हो कि जो सीबीआई है, सीबीआई को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी कौन है? सीबीआई को बनाने के लिए क्या कहीं ना कहीं प्रावधान कुछ लिखा हुआ है क्या? ये मेरा एक सवाल है। देखो, सबसे पहली बात, सीबीआई एक सेंट्रल बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करने वाली बॉडी है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो अधिकार होता है कोई बॉडी बनाने का, कोई कानून बनाने का, अपना एक सब्जेक्ट मैटर होता है ना, कि भाई मेरा तो ये एक सब्जेक्ट मैटर है, डोमेन है, इस पे मैं ही कानून बना सकता हूं, मैं ही अथॉरिटी रखता हूं। तो वो अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी होती है? मैं ये बोल सकता हूं यूनियन लिस्ट, मैं यहां पे लिख देता हूं यूनियन लिस्ट, बोलना गलत तो नहीं होगा। अब ये यूनियन लिस्ट हमें कहां बता रखी है, कितने सब्जेक्ट है, आप लोग मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताना, ठीक है। 97 सब्जेक्ट्स है। अब ये यूनियन लिस्ट हमें कहां बता रखी है? शेड्यूल नंबर 7 में बता रखी है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब ये 97 सब्जेक्ट्स के अंदर अगर कोई भी कानून बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के डोमेन में आता है, पार्लियामेंट ही कानून बनाएगा, हाँ या ना? तो ऐसे ही 97 सब्जेक्ट्स के अंदर क्या सीबीआई का नाम भी कहीं ना कहीं लिखा हुआ है क्या? तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि पार्लियामेंट के द्वारा ये गठन करी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी वगैरह वगैरह। तो इसकी एंट्री नंबर है 8। 97 में आप यूनियन लिस्ट खोलोगे तो एंट्री नंबर 8 लिखा होगा, वहां पे लिखा है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो अगर आपसे पूछा भी जाता है कि संविधान के अकॉर्डिंग, यूनियन लिस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी एंट्री नंबर 8 के अकॉर्डिंग सीबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो सीबीआई की फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है, मतलब एज पर दी एंट्री सीबीआई की फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। याद रखना मेरी बात। कोई इंटरव्यू में अगर आपसे कोई सवाल पूछे, सीबीआई पीपी का आप अगर एग्जाम क्लियर करके जाओगे और आपसे कोई पूछे कि भाई क्या सीबीआई का जिक्र जो है हमारे संविधान में करा है, जी हाँ करा है। कहां पे करा है जी? यूनियन लिस्ट में करा है, शेड्यूल 7 में करा है, एंट्री नंबर 8 में करा है, और वहां पे लिखा हुआ है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो पार्लियामेंट के द्वारा कानून पारित करा जाएगा फिर अपना इन सीबीआई को गवर्न करने के लिए। ये एक बेसिक बात है, आपको पता होनी चाहिए। चलो, अब ये तो हमने थोड़ा संविधान के लागू हो जाने के बाद, पूरी की पूरी पढ़ाई करने के बाद ये सब चीजें पहचानी है। बट मेरा सवाल ये नहीं है, कंट्रोवर्सी जो है ना सीबीआई के अंदर आज तक जीवन में बना रखी है। क्या कंट्रोवर्सी है? सीबीआई का जन्म कैसे हुआ, ये दिमाग में आता है। क्या सीबीआई का जन्म ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अकॉर्डिंग हुआ है क्या? इसका आंसर है नहीं। बट बोला जाता है जब ये कानून लागू हो गया था, फिर बोला जाता है हाँ जब ये कानून लागू हुआ 1946 में, तो जो सीबीआई हमने बाद में बनाई थी वो मर्ज इस कानून के साथ
हो गई है, बट एज सच ये कोई कागज पे नहीं लिखा है। इन शॉर्ट मैं अगर बात बोलूं तो ये मान लिया जाता है कि हाँ, जो सीबीआई है वो इस कानून से ही गवर्न होकर अपना कार्यकाल या अपना काम काज चलाती है। ये बात भी ठीक है, कोई मना ही नहीं है, बट मैं थोड़े बैकग्राउंड की बात करूं। क्या हुआ था जब ये अपना कानून 1946 में ये कानून आ गया, तो इस कानून की मदद लेके सीबीआई को नहीं बनाया गया। सीबीआई का जन्म हुआ था एक रेजोल्यूशन के बलबूते पे। तो सरकार के द्वारा उनका सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी थे हमारे वी विश्वनाथन, इन्होंने क्या करा, एक रेजोल्यूशन पास करा था। कब? 1 अप्रैल 1963 को, 1 अप्रैल 1963 को एक रेजोल्यूशन पारित करा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी साहब थे वी विश्वनाथन, इनके द्वारा कि भाई हमारे को अपने देश में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन नाम की संस्था बनानी है और बना रहे हैं, बात खत्म। तो इस संस्था को बना दिया गया। रेजोल्यूशन का नंबर भी है ये 4/31/61 टी, ठीक है, टी फॉर टोमेटो, ठीक है। तो 4/31, ये कभी आपसे एग्जाम में पूछ ले तो पता होना चाहिए ना, जिस डिपार्टमेंट के लिए आप जा रहे हो हायरिंग के लिए, यार पेपर देने जा रहे हो, उसके बारे में आपको ये चीजें पता ही नहीं है तो गलत बात होगी, ठीक है। तो आपको ऊपर से लेके नीचे तक सारी बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये बाद में बात करेंगे हम इस बारे में, ठीक है। तो 4/31/61 टी ये रेजोल्यूशन नंबर था। चलो भाई, इस रेजोल्यूशन के जरिए सीबीआई बना दी गई। अब मेरा एक सवाल आता है, आप लोगों से भी एक सवाल आएगा, यार आर्टिकल 21 किसी ने पढ़ा है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी डिप्राइव फ्रॉम हिज पर्सनल लाइफ एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यही कहता है आर्टिकल 21। तो मतलब कि लिखा हुआ है कि भाई किसी भी व्यक्ति की आप जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीन नहीं सकते। अगर छीननी है तो एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, वो भी कानून पास करके। तो आप एक प्रोसीजर बनाओगे, कानून पास करके बनाओगे, और उस प्रोसीजर का पालन करते हुए अगर किसी व्यक्ति की आप जो है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी छीनना चाहते हो तो छीन सकते हो, तब आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। बट जरूरी क्या है? कानून बनाओगे पहले। दूसरी जरूरी क्या चीज है? उस कानून के अंदर प्रोसीजर लिखोगे और वो प्रोसीजर अपने आप में वैलिड होना चाहिए, हाँ है ना, आर्बिट्रेरी प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, वरना तो सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड घोषित कर देगा आपके कानून को, सीधी सी बात है। चलो, अब सवाल ये उठता है, सीबीआई क्या कानून के द्वारा बनाई गई है? नहीं। और जो सीबीआई का काम काज है, सीबीआई का जो काम करने का प्रोसीजर है, तो क्या वो कानून बनाने के बाद में पास करा गया है? नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि सीबीआई अगर किसी व्यक्ति की राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को डिप्राइव करती है, छीनती है, तो क्या सीबीआई का काम अपने आप में कानून के द्वारा प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए करा जा रहा है? नहीं करा जा रहा। तो क्या ये आर्टिकल 21 का वायलेशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। संविधान का वायलेशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। फंडामेंटल राइट का वायलेशन माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। तो ये सारी पिक्चर मैं आपके सामने रख रहा हूं, लेकिन ये हाईकोर्ट के सामने भी आई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट के अंदर 2008 के अंदर ये केस दायर हुआ था। तो केस का नाम आप देख लीजिए, श्री, अगर बोर्ड पे दिख रहा है ना, श्री नवेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर 6 नवंबर 2013 को सीबीआई नाम की संस्था को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया कि भाई ये जो सीबीआई ये अल्ट्रा वायरस काम कर रही है, अपने उसके पास पावर नहीं है काम करने की, वो फिर भी काम कर रही है। मतलब कि मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई भी संस्था पुलिस है भाई, ठीक है, तो वो अरेस्ट कर सकती है। आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अगर पुलिस वाले आपका प्रोसीजर का पालन करते हुए आपकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी डिप्राइव करती है, तो भाई पुलिस जो है कानून के द्वारा बनाई गई है और प्रोसीजर बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपकी अरेस्ट कर रहे हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपकी डिप्राइव कर रहे हैं, तो ठीक है, आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं है। लेकिन सीबीआई, भाई सीबीआई तो कानून के तहत नहीं बनी, कोई प्रोसीजर नहीं बना, कोई कानून नहीं बना प्रोसीजर का, तो वो किसी व्यक्ति को अरेस्ट कैसे कर सकती है, इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकती है? ठीक है, तो इसके पीछे का यही तो लॉजिक है ना। आर्टिकल 21 का क्लियर वायलेशन सीबीआई कर रही है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बोला हाँ भाई कर रही है, तो इसलिए सीबीआई का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई इस केस के अंदर और नल एंड वाइड घोषित कर दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया और अपना अल्ट्रा वायरस काम कर रही है भाई सीबीआई। अब जैसे ही 6 नवंबर 2013 को ये जजमेंट का नाम याद कर लो, रट लो भाई, ठीक है, श्री नवेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, श्री नवेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 का ये केस है। 2013 में जजमेंट आया था। तो जैसे ही जजमेंट आया 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट पे स्टे लगा दिया। क्योंकि एक बात बताओ, जब सीबीआई की संस्था को ही गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, यानी कि सीबीआई की जो संस्था है उसका नाम खत्म हो गया, नामो निशान हट गया उसका। अब इतने सारे केसेस भाई थे, इतने सारे केसेस सीबीआई के द्वारा कंडक्ट करे जा रहे थे, इन्वेस्टिगेशन में थी, अरेस्ट हो रखे थे बहुत सारे लोग, सब कुछ बहुत बुरा हाल था, मतलब बहुत सारे केसेस थे। तो जब सीबीआई नाम की संस्था ही खत्म, तो इन सारे केसेस का क्या होगा? अरेस्ट का इतने सारे लोगों को कराओ, इसका क्या होगा? मतलब क्या होगा? तो ये बहुत बड़ा व्यवस्था बहुत बिगड़ गई थी, बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। 2013 की मैं बात बता रहा हूं, नवंबर में।
फिर जैसे ये बात पहुंची सुप्रीम कोर्ट के पास, फौरन पहुंचे भाई कि भाई ये जो जजमेंट है गुवाहाटी हाई कोर्ट का, ये स्टे लगाया जाए वरना तो बहुत तबाही मच जाएगी, इतने सारे केसेस हैं सीबीआई के पास, तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो इसी बात को लेके 9 नवंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा दिया, और आज तक जीवन में कितने 2025 चल रहा है, ठीक है, 13 से 25 कितने 10-12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, अभी तक ये जजमेंट के ऊपर गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजमेंट पे स्टे लगा हुआ है। कोई कुछ नहीं, मतलब कोई अपडेट नहीं है, क्या है क्या नहीं है कुछ नहीं पता अभी तक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वर्ड क्या यूज करा, कंट्रोवर्सी ऑफ सीबीआई। अब आपको समझ में आ गया हेडिंग, ये कंट्रोवर्सी ऑफ द सीबीआई मैंने क्यों लिखा था कि भाई अभी भी ना सीबीआई नाम की जो संस्था है वो क्लियर नहीं है कि क्या वो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत बनी है, रेजोल्यूशन के तहत तो बनी है, 1 अप्रैल 1963 में रेजोल्यूशन पास हुआ था भाई, इससे बनी है, ये तो बात क्लियर है, कोई मनाई वाली बात नहीं है। बट मुद्दे की बात यह है इसके बाद जो आर्टिकल 21 का मैंने आपको लॉजिक बनाया, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये वाली जो बात है लॉजिक समझ में आ रहा है ना, ठीक है। पुलिस, मैं अपने घर पे बैठा हूं, पुलिस वाले आए और मेरे को अरेस्ट करके लेके चले गए, तो पुलिस वालों ने मुझे अरेस्ट करा है तो एक प्रोसीजर के तहत करा होना चाहिए, तब उनका अरेस्ट वैलिड है, मेरा आर्टिकल 21 का वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन सीबीआई आए और मेरे को अरेस्ट करके लेके जाए, मैंने कहा भाई तुम कौन सी संस्था हो यार, कौन से कानून के तहत तुम बनी हो, कौन से कानून के तहत तुमने मुझे अरेस्ट करा है, कौन से कानून प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हुए तुमने मुझे अरेस्ट करा है। अगर तुम्हारे पे ये जवाबदेही नहीं आता, आर्टिकल 21 का वायलेशन है, बात खत्म। तो यही बात गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्लियर करी थी। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई है। लगता है ये कानून छोटा है, आप समझ में आ रहा है ना, ये बेसिक बातें आपको पता नहीं है तो कुछ भी फायदा नहीं है फिर पढ़ाई लिखाई करने का, ठीक है। मिलेंगे आपको बतेरे लोग लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए, ठीक है, बट थोड़ा सा इस पे ध्यान जरूर देना। सेक्शन नंबर 2 अब नॉर्मल सी कहानी है, वही बेसिक घिसी पिटी बातें कि सेक्शन नंबर 2 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक अपना सेंट्रल ये स्पेशल पुलिस बनाएगा। क्या करने के लिए बनाएगा कि भाई इन्वेस्टिगेट करो सर्टेन ऑफेंसेस। कौन से ऑफेंसेस? जो मैं बताऊंगा, मैं यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, मैं कहां पे बताऊंगा? सेक्शन 3 में बताऊंगा, ठीक है। और जो स्पेशल पुलिस जो होगी ना, उसके अंदर जो सब इंस्पेक्टर होगा, भाई सब इंस्पेक्टर को इस कानून ने पावर दे रखी है पूरी एसएचओ वाली कि भाई ऐसा ही भाई तुम्हारे को इन्वेस्टिगेट करना है करो, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करना है करो, पूरी छूट है तुम्हें, पूरा जो काम करना है करो, तो ठीक है। और पुलिस एक्ट 1861 जो मर्जी बोलता हो, स्पेशल पुलिस अपनी अलग ही धुन में चलेगी, ऐसा ये कानून पावर देता है, ठीक है। तो सेक्शन 2 में हमने क्या बात सीखी है? हमने सीखी है कि जो स्पेशल पुलिस है वो किसके द्वारा बनाई जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या करने के लिए? इन्वेस्टिगेट करने के लिए। कौन से अपराध? जो सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3 में बताएगी। और पुलिस एक्ट 1861 में जो मर्जी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और जो एसआई साहब है हमारे, वो एसएचओ जैसी पावर होल्ड करके रखेंगे, बात खत्म हो जाती है। सेक्शन नंबर 3 बात करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफेंसेस के बारे में बताएगी। भाई कब बताएगी पता नहीं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम के हिसाब से एक लिस्ट जारी करती रहेगी कि ये अपराधों का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी, ये अपराधों का इन्वेस्टिगेशन फला फला व्यक्ति करेगा, सीबीआई का एसआई करेगा, सीबीआई का ऑफिसर्स करेंगे वगैरह वगैरह। वो टाइम के हिसाब से चेंजेस अपना मॉडिफिकेशन चलती रहेगी। बट सेक्शन 3 अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या जवाब देना है कि कौन से अपराध का इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करेगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट कब बताएंगे? टाइम के हिसाब से अपनी लिस्ट जारी करते रहेंगे, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके लिए केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी रिफॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। लिख लो आप अगर दिखाई ना दे रहा हो, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010, सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको कोई जजमेंट नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जजमेंट है। ये 2 जजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट, श्री नवेंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2008 वाला, और ये स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डेमोक्रेटिक राइट्स, कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010, सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास एक नई पावर आई। यहां इस जजमेंट के अंदर ये क्लैरिफाई करा गया कि भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन से कोर्ट है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के पास अधिकार है कि ये अगर चाहे तो इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर सीबीआई को दे सकते हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल के बगैर, बात खत्म। तो सवाल एक और आता है कि क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के लिए? बिल्कुल ऑर्डर कर सकते हैं। क्या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत है? कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। क्या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेट करने के? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, याद रखना, ठीक है। तो ये जजमेंट हमारा इस बात का क्लैरिफिकेशन है। तो सेक्शन 1 के अंदर हमने क्या पढ़ा भाई? ये कानून हमारे पूरे इंडिया पे लागू होता है। सेक्शन 1A हमें क्या बताता है कि जो इस कानून के अंदर वर्ड यूज करे हुए वो उसका सेम मतलब सीबीसी से निकाला जाएगा। सेक्शन 2 बात क्या करता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्पेशल पुलिस बनाई गई और किन चीजों के लिए? पुलिस एक्ट 1861 में जो मर्जी लिखा हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और स्पेशल पुलिस किस लिए बना रहे हो भाई? इन्वेस्टिगेट करने के लिए।
कौन से अपराध जो सेक्शन 3 में बताए हुए हैं। चलो सेक्शन 3 में चलते हैं। सेक्शन 3 में कौन से अपराध सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा टाइम के हिसाब से। इसके लिए एक जजमेंट आ जाता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स 2010, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर पास कर सकती है, सीबीआई को ऑर्डर कर सकती है विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। आगे चलते हैं सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 हमारी बात करता है कि अब इसमें एक छोटी सी बात बोल रखी है, अगर मान लेते हैं सीबीआई के पास केस आया और सीबीआई अगर केस अपना, नहीं सीबीआई की मैं गलत बात बोल रहा हूं, अगर मान लेते हैं कोई प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मामला है, भाई इसके लिए यार कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, इसके लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट से हमें देखना पड़ेगा कौन इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा। कोई अदर अपराध की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि कौन सी संस्था करेगी इन्वेस्टिगेट। और अगर कोई स्पेशल फोर्सेस बना रखी है फॉर एग्जांपल सीबीआई, ठीक है, क्योंकि जब ये कानून बनाया था 1946 में, उस टाइम पे तो सीबीआई नाम का कोई नामो निशान था ही नहीं, ठीक है। और सेक्शन 4 में एक बात लिख दी गई थी कि अगर पहले ही कोई इस कानून के आ जाने के बाद अगर कोई संस्था का गठन कर दिया गया है तो भाई वो संस्था का डायरेक्टर जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस के लेवल का व्यक्ति होगा, ठीक है, वो इन्वेस्टिगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें एग्जाम में यहाँ पे एग्जामिनर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, लिख के ले लो में से, ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भाई डायरेक्टर जो होता है सीबीआई का, ठीक है, उसकी लेवल क्या होती है, भाई इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द आईजीपी लेवल का होता है वो, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस। ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में, लिख के ले लेना, ठीक है। अब डायरेक्टर की बात आ रही है, तो डायरेक्टर कौन सा, मैंने आपको सेक्शन 1A के अंदर क्या बताया था कि जो शब्दों का यहां पे इस्तेमाल करा हुआ है वो शब्द का मतलब सीवीसी से निकालेंगे। तो सीवीसी में सीबीआई के डायरेक्टर की बात करिए, हाँ है ना, तो डायरेक्टर का मतलब सीबीआई का डायरेक्टर। अब यहां पे सेक्शन 4A एक जोड़ा गया, उसमें बोला कि भाई अगर मान लेते कोई स्पेशल फोर्स आप बनाते हो जैसे कि सीबीआई, तो उसका डायरेक्टर कैसे अपॉइंट करोगे यार। उसको डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए यहां पे बोल दिया भाई सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, बट एक कमिटी के रिकमेंडेशन के जरिए करेगी। अब कमिटी जो है अपना बनाने के लिए 3 लोग हैं, एक तो पीएम भाई बैठेंगे, हमारे पीएम साहब बैठेंगे, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठेंगे, दूसरा तीसरा जो सीजेआई साहब या सुप्रीम कोर्ट के जज, ये 3 बंदों की अपनी कमिटी, एक नाम रिकमेंड सेंट्रल गवर्नमेंट को करा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट कर देंगे, बात खत्म हो जाती है। तो आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई कैसे अपॉइंट होता है, कहां अपॉइंट होता है, तो आप बोलोगे सेक्शन 4A के अंदर प्रावधान डाला हुआ है कि जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करा जाता है। सीबीआई का डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा एक कमेटी के रिकमेंडेशन। अब इसमें ना कमेटी 2 या 3 कमेटियां हैं, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, एक तो ठीक अभी बताऊंगा, एक कमेटी तो हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसे याद होना चाहिए, फ्लो में ऐसे लीनियंसी नहीं रखनी है, लीनियंसी रखोगे आपकी सीट कोई और ले जाएगा। अपने आप को परफेक्ट करके रखना है, हाँ मुझे ये आता है, बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। जब तक पागल ना हो जाओ ना, लोग आपको साइको ना बोलने लगे, स्कूटी चला रहा हूं मैं, तब आपके दिमाग में रिवीजन चलती रहनी चाहिए। किसी से बात कर रहे हो, खाली बैठे हो, रिवीजन हर टाइम चलती रहनी चाहिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए, याद रखना, ठीक है। चलो वापसी आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन 4A हमें बताता है डायरेक्टर कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, एक कमेटी का रिकमेंडेशन, कमेटी के अंदर 3 लोग बैठेंगे, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई या सुप्रीम कोर्ट के जज। ये 3 लोग अपना नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अपॉइंट कर देगी, दैट्स इट, इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और कुछ होती तो बात होती। सेक्शन 4 क्या कहता है, सेक्शन 4 बस यही बात कहता है कि भाई अब अगर करप्शन एक्ट का मामला है तो सीवीसी से गवर्न होगा, सीवीसी जो बोलेगा, सीवीसी तो कहता है भाई सीबीआई की बात करो, सीबीआई से इन्वेस्टिगेट कराओ, बात खत्म, ठीक है। सीवीसी की आपने मेरी क्लास लिया तो समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जिन्होंने सीवीसी की क्लास नहीं लिया ना भाई, ये वाली वीडियो देखने के बाद सीवीसी पे चले जाना सीधा, बाकी सारी कहानियां आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सारी चीजें कनेक्टेड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सीवीसी, ये हमारा डीएसपी, ठीक है। अब ये पीएमएलएबीसी कनेक्टेड है, वहां ईडी आ जाती है। सेक्शन 25 अगर आप पढ़ोगे सीवीसी का, वहां पे ईडी के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की बात करी हुई है, उसके लिए अपनी कमेटी बना रखी है, ठीक है। चलो मुद्दे पे आते हैं, ठीक है, डायरेक्टर अपॉइंट हो गया सीबीआई का। चलो अब एक सेक्शन 4B है, ठीक है, सेक्शन 4B कि अब एक बात बताओ भाई, डायरेक्टर को तो तुमने अपॉइंट कर लिया, कितने टाइम के लिए करोगे ये भी तो बात बता दो, ठीक है। तो डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कितने टाइम के लिए करेंगे, केवल 2 साल के लिए, केवल 2 साल के लिए। और डायरेक्टर का ट्रांसफर नहीं करोगे आप जब तक कमेटी जो है रिकमेंड नहीं करेगी। और कमेटी में कौन से लोग आएंगे, कमेटी में कौन से लोग आएंगे, जो अपॉइंट वाले थे, प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए हमारे, लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए हमारे, और ऑनरेबल सीजीआई एंड सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हो गए हमारे, ठीक है। अब क्या जो डायरेक्टर का ये 2 साल है इसको बढ़ा सकते हो, भाई हाँ बढ़ा सकते हो। कितने टाइम तक बढ़ा सकते हो, मैक्सिमम 5 साल तक, बट एक साल के लिए बढ़ाओगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं डायरेक्टर हूं सीबीआई का, मेरे को अपॉइंट कर लिया सेक्शन 4A के अंदर कमेटी के द्वारा, तो मैं 2 साल तक के लिए अपॉइंट होगा। अब 2 साल से पहले मेरा टेन्योर जो एक्सटेंड कर दिया, 1 साल के लिए और कर दिया, तो 2 साल प्लस 1 साल का एक्सटेंशन 3 साल। 3 साल जब खत्म होने वाले थे, मेरा 1 साल का और एक्सटेंशन कर दिया, 4 साल हो गए।
फिर 4 साल खत्म होने वाले थे, मेरा 1 साल का और एक्सटेंशन का मेरे मैक्सिमम ये फिर आखिरी साल होगा, फिर मेरा एक्सटेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 + 1 + 1 + 1 = 5 ईयर। तो ये बात हमारी अमेंडमेंट करके डाली गई थी। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2021 का एक अमेंडमेंट लाया गया और उसमें बोला गया है यार जो तुम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो सेक्शन 4A के अंदर, 4B में जो उसका टेन्योर बताया हुआ है, तो उसका अगर हमें टेन्योर बढ़ाना है तो मैक्सिमम 5 साल तक बढ़ा सकते हो, 1-1 साल का आपको करके बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, कि पब्लिक इंटरेस्ट चेक करा जाएगा, ठीक है, कमेटी का रिकमेंडेशन लेंगे, रीजन रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों एक्सटेंड कर रहे हो, ये सब बातें, ये फॉर्मेलिटी वाली बातें होती हैं। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो हम डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं ना भाई, डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? यहाँ पे बोला है कि बंदे के पास सीनियोरिटी लेवल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंटीग्रिटी होना चाहिए, एंटी करप्शन के केसेस बंदे ने बहुत अच्छे से देखरेख करे हो, IPS लेवल का व्यक्ति हो। ठीक है, बस। तो ये जब कमेटी जब चूज कर रही होगी, प्राइम मिनिस्टर साहब, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड तीसरे कौन से थे, CJI या सुप्रीम कोर्ट के जज, ये चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे? इंटीग्रिटी, एक्सपीरियंस, सीनियोरिटी, एंटी करप्शन केसेस और IPS के लेवल होना चाहिए इनके पास। ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ जाती है, ये भी बात हमें समझ। एक आता है सेक्शन में 4BA, अब हम लोगों की बात है, APP, सरकारी वकील। ठीक है, अब आपको पता है ना, सरकारी वकील बनाने के लिए अभी दिल्ली हाई कोर्ट में, आपको पता है, एक बात मैं बता रहा हूँ ऐसी वीडियो के अंदर, वैसे मैंने बताई नहीं है अभी तक, तो मेन चैनल पे इसके बारे में वीडियो बनाता। दिल्ली APP का एग्जाम पहले आया था, UPSC ने अपना निकाला था नोटिफिकेशन, बट UPSC के अंदर जब वो था ना एज लिमिट और रिलैक्सेशन को लेके एक विवाद आया था, जिसमें UPSC के एडवर्टाइजमेंट में गलती पाई गई और दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला भैया चेंजमेंट करो, और UPSC ने बोला कि भाड़ में जाओ, हम तो पूरे एडवर्टाइजमेंट को खारिज कर रहे हैं। उन्होंने पूरे एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल मार दिया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी भाई। फिर उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी डांट लगाई है CBI, ये दिल्ली पुलिस के जो दिल्ली गवर्नमेंट के जो बंदे हैं हायरिंग के लिए, कि भाई आपने डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन आपका पूरा खाली पड़ा हुआ है यार, आप कब BPs को APPs को अपॉइंट करने वाले हो, इसके बारे में जानकारी दीजिए। तो उन्होंने जानकारी दी है कि हमने रूल्स अमेंड कर दिए हैं, गवर्नर साहब से सिग्नेचर बचे हैं, उसके बाद हम UPSC को कम्युनिकेट करेंगे, UPSC फिर एडवर्टाइजमेंट निकालेगा, ऐसी ऐसी बात चल रही है। तो दिल्ली APP की वैकेंसी आने वाली, मेरा कहने का मतलब ये है। और मेरा मुद्दे का बात ये थी, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, यानी कि सरकार का, मिनिस्ट्री का, मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अपने एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है। डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन में एक डायरेक्टर साहब बैठे होते हैं हमारे, वो डायरेक्टर साहब के नीचे PPs होते हैं, फिर APPs होते हैं, फिर SPPs होते हैं। ठीक है, एक गुच्छा होता है पूरा वकीलों का, सरकारी वकीलों का, उसको बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। और उनमें एक डायरेक्टर साहब होते हैं जो सबको कंट्रोल करके रखते हैं, सबको सुपरविजन करके रखते हैं। तो ऐसे ही CBI का भी अपना एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन होता है, जो सेक्शन नंबर 4BA ऑफ DSP एक्ट 1946 के अंदर भी बताया हुआ है। तो उनका भी एक अपना डायरेक्टर, एक तो CBI का डायरेक्टर अलग हो गया, एक डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर होता है। ठीक है जी, जो हम APPs PPs जो अपॉइंट होंगे, जो एग्जाम है 11 जनवरी 2026 को, तो वो डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन के अंदर अपनी चेयर पाने के लिए हम ये एग्जाम देने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो आगे चलते हैं फिर इसी बात। तो यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन इन CBI एक बनाया जाएगा, इन एक डायरेक्टर साहब को अपना अपॉइंट करेंगे। अब डायरेक्टर साहब के लिए वही अलग कहानी है, मतलब अलग छोटी सी एक कहानी है। अपॉइंटमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, लेकिन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के द्वारा रिकमेंड करा जाएगा नाम डायरेक्टर का, और वो नाम सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना अपॉइंट कर देंगे। अब ये जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर साहब है, इनके ऊपर कौन है? इनके ऊपर है CBI का डायरेक्टर। बात खत्म। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, बट थोड़ा लॉजिकली सोचो भाई, CBI का डायरेक्टर है, उससे नीचे डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है, उसका अपना डायरेक्टर है, तो जो डायरेक्टर CBI का है वो उसको ध्यान रखेगा, और जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन है वो हमारा ध्यान रखेगा। बात खत्म। ठीक है, क्लियर है बात? और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। टेन्योर इनका 2 साल का और एक्सटेंशन वगैरह इनका नहीं होगा। बात खत्म। 2 साल बाद नया डायरेक्टर चुना जाएगा, CBC नया नाम रिकमेंड देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, और सेक्शन 4C भी एक नॉर्मल सी बात कहता है, भाई अब SP वगैरह, तुम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, SI वगैरह के यार ऊपर बात कर रहे थे, पुलिस वाले भी अपॉइंट करोगे, तो उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उनका भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाओगे, उसके लिए एक अलग कमेटी बनाओगे। ठीक है, उसमें CVC VC और अपने सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के, एक और सेक्रेटरी मिनिस्ट्री के, होम अफेयर्स के हैं, पर्सनल के हैं, एक बारी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये कमेटी बनाई जाएगी 4 बंदों की। ये 4 बंदे सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम देंगे कि इसको SP चुन लो, इनको SI साहब चुन लो, इनको पुलिस ऑफिसर चुन लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट सबको अपॉइंट कर देंगे। तो कमेटी के नाम याद रखने जरूरी है। अभी तक हमने 2 कमेटी पढ़ी है, एक CBI के डायरेक्टर को अपॉइंट करने की कमेटी है, दूसरी आप ये भी समझ सकते हो कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का डायरेक्टर को चुनने के लिए कमेटी है,
तीसरा, एसपी साहब जो होंगे, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होंगे सीबीआई के, उनको चुनने के लिए कमेटी है। तो सेंट्रल विजिलेंस चेयरपर्सन, विजिलेंस मेंबर, सेक्रेटरी ऑफ होम मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी साहब होंगे वो मेंबर, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, वो अपने आप में मेंबर रहेंगे। इन तीन, ये प्लस ये सब लोगों ने एक नाम रिकमेंड करा, ये जाएंगे सीबीआई के डायरेक्टर के पास, सीबीआई के डायरेक्टर ने भी ओके कर दिया, फिर नाम जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एसपी साहब, एसआई साहब को चुन लिया जाएगा एज पर सेक्शन 4C। बात खत्म, इसके बाद और कुछ भी नहीं है ज्यादा, बस बहुत सिंपल सी बात है। 5, 6, 7 मैं अभी अब थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, थोड़ा सा अब दिमाग खराब हो गया होगा, अब मन में थोड़ा इनसिक्योरिटी आ रही है, याद क्या क्या है तुम्हें, ये बात को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, ये कानून का नाम हमने पढ़ा था दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 है। ये कानून जो है 25वां नंबर का कानून है, 1946 में लागू हुआ था 19 नवंबर 1946 को, लेकर आया था अपने साथ साथ 7 सेक्शंस, और अमेंडमेंट हुई है भाई, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अमेंडमेंट हुई है। ठीक है, बस यही बातें हमने पढ़ी थी। चलो, इसके पहले एक ऑर्डिनेंस भी था, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ऑर्डिनेंस 1943 का था। ठीक है, अब इस अगर हम बात करें तो ये हमारा जो सेक्शन 1 है, ये बात करता है कि पूरे देश भर में लागू होता है इंडिया में। सेक्शन 1A बात करता है सीवीसी की मदद लोगे कुछ मतलब वगैरह जानने के लिए। कंट्रोवर्सी होता है सीबीआई की, हमने बात करी तो ये एक सीबीआई जो है एक ऑर्डिनेंस से पास हुई है। ठीक है, और वो ऑर्डिनेंस हमारा कब पास हुआ था, ये 1 अप्रैल 1963 को किसने करा था भाई, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी साहब थे वी विश्वनाथन, उन्होंने पास करा था। ठीक है, चलो जी, सीबीआई बना दिया। अब सीबीआई की कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हमारी चैलेंज हुई थी श्री नविंदर कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2008 गुवाहाटी हाईकोर्ट में, जिसमें 6 नवंबर 2013 को गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, फिर 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया था। ठीक है, कंट्रोवर्सी मैंने आपको सारी कहानी बता दी थी, आर्टिकल 21, और जो सीबीआई का जो एंट्री है, एंट्री नंबर 8 है, 7 शेड्यूल यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये बातें भी हमने समझ ली थी। इसके बाद हमने और क्या समझा था, एक और जजमेंट हमने पढ़ा था, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए विदाउट अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 2 में हमने क्या बात करी थी कि अब जो है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्पेशल पुलिस बनाएगा यूनियन टेरिटरीज के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए, जो अपराध सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 3 में बताएंगे। ठीक है, और एसआई के पास सेम पावर होगी एसएचओ की। सेक्शन 3 में हमने क्या बात करी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है लिस्ट बनाती रहेगी अपना कौन कौन से अपराधों की सीबीआई जो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। बात खत्म हो जाती है। ठीक है जी, बस सेक्शन नंबर 3 तक हमने समझ लिया और जजमेंट में बताते हैं। सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, सेक्शन नंबर 4 के अंदर हमने पढ़ा था कि जो अपराधों का इन्वेस्टिगेशन वाली बात आएगी, अगर पीसी एक्ट के अपराध हैं तो अगर उनका इन्वेस्टिगेट करने का तो सीवीसी से गवर्न होगा, कोई और अन्य अपराध का इन्वेस्टिगेशन करनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, और अगर कोई स्पेशल फोर्स बना दी है जैसे कि सीबीआई, तो उसका जो डायरेक्टर साहब होंगे वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, और डायरेक्टर साहब आईजीपी लेवल के होंगे, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद डायरेक्टर की बात आई तो सेक्शन नंबर 4A बनाया गया कि भाई अब डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, तो डायरेक्टर को अपॉइंट कैसे करा जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, बट एक कमेटी का गठन करा जाएगा। अब वो कमेटी के अंदर कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे, चेयरपर्सन 2 मेंबर। चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब, दूसरा लीडर ऑफ अपोजिशन मेंबर होंगे, और सुप्रीम कोर्ट जज या सीजीआई साहब हमारे वो होंगे मेंबर। ये 3 लोग अपना नाम रिकमेंड करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देंगे, बट किसका रिकमेंड करेंगे, पहली बात भाई सीनियोरिटी, एक्सपीरियंस, इंटीग्रिटी, एंटी करप्शन केसेस प्लस आईपीएस लेवल का व्यक्ति होना चाहिए। चलो, अब सेक्शन नंबर 4B के अंदर बताया कि जो डायरेक्टर साहब को 4A में अपॉइंट करा गया है उनका टेन्योर 2 साल का होगा। अमेंड एक्सटेंड कर सकते हो, हाँ 5 साल तक 1-1 साल का एक्सटेंशन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना कमेटी के रिकमेंडेशन लिए बगैर, और एक्सटेंड भी करोगे तो पब्लिक इंटरेस्ट में करोगे, रीजन रिकॉर्ड करोगे, क्यों कर रहे हो क्यों नहीं कर रहे, कमेटी का रिकमेंडेशन लोगे वगैरह वगैरह। ठीक है, ये हमने 4B के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब इसके बाद 4BA भी आ जाता है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। बहुत जरूरी है, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन भी हमारे को चाहिए होता है। ठीक है, तो वो उसका जो डायरेक्टर साहब है उनको भी आप जो है अपॉइंट करोगे। ठीक है, अपॉइंट करोगे ना, तो उनको अपॉइंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। नाम रिकमेंड कौन करेगा, सीवीसी के द्वारा। ठीक है, सीवीसी नाम रिकमेंड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। इनका टेन्योर 2 साल का, बट एक्सटेंशन नहीं होगा इनका। और ये किसके नीचे आएंगे, सीबीआई के डायरेक्टर के नीचे आएंगे, उनके नीचे अपना सीबीआई ये डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन का जो डायरेक्टर है वो आएंगे। बात खत्म हो जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारी सेक्शन में 4C बात करता है कि अब पुलिस वालों की बात आएगी, एसआई को, एसपी साहब को अपॉइंट करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, बट एक कमेटी का रिकमेंडेशन। कमेटी 4 बंदों की होगी, 4 बंदों की कमेटी होगी ना, तो पहला कौन,
सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, दूसरे विजिलेंस कमिश्नर, तीसरे सेक्रेटरी हमारे होम मिनिस्ट्री के, सेक्रेटरी हमारे डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के। ये नाम रिकमेंड करके डायरेक्टर साहब के पास लेके जाएंगे, सीबीआई के डायरेक्टर, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं, सीबीआई के डायरेक्टर, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को नाम दे देंगे, बात खत्म। सेक्शन नंबर हमारा 4 तक हो गया ना, बस 5 हमारा नॉर्मल सी बात कहता है कि आप जो है एक्सटेंड कर सकते हो जुरिडिक्शन। मान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्पेशल पुलिस की पावर को एक्सटेंड कर सकता है, जुरिडिक्शन एक्सटेंड कर सकता है, कहां तक कर सकता है? भाई देखो, यूनियन टेरिटरी किसके पास है? सरकार के, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होती है, तो यूनियन टेरिटरी की तो टेंशन नहीं है। बट सेक्शन 6 में बोल दिया कि भाई स्पेशल पुलिस बना दी है, तो स्पेशल पुलिस की पावर क्या राज्यों तक एक्सटेंड करी जा सकती है क्या? तो सेक्शन में 5 कहता है कि हाँ भाई राज्यों तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब स्पेशल पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट बना के राज्यों के अंदर भी भेज सकते हैं, जाओ इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है, इतनी बात हमारे को समझ में आती। यूनियन टेरिटरीज में तो अपने पास ही पावर है, यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही यूनियन की पावर होती है, वहां तो यूनियन यूटी की पावर होती है, वहां तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलो, अब सेक्शन 6 क्या कहता है कि जब सेक्शन 5 में सरकार स्पेशल पुलिस को राज्यों में छोड़ देगा, तो राज्य सरकार कहेगी भैया हम पागल हैं, हमारा राज्य, हमारी सरकार, जनता ने हमें चुन के भेजा और हम राज्य की सरकार है और हमसे नहीं पूछोगे यार तुम, ये तो गलत बात है। ठीक है, तो ऐसे केस में जब राज्य सरकारों के मामला आएगा तो वहां पे राज्य सरकारों से कंसेंट लेना जरूरी होगा, एक्सेप्ट रेलवे एरियाज। जो भी राज्यों के अंदर रेलवे एरियाज होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। ठीक है, तो वहां पे राज्यों की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, वहां पे कोई कंसेंट की जरूरत नहीं है, बस बात खत्म। ठीक है, ये बस एक छोटी सी बात है रेलवे एरियाज वाली बात। ठीक है, यहाँ पे भी इंक्लूडिंग रेलवे एरियाज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यूटीज के पास तो ऑलरेडी भाई पूरा कानून ही यार यूटी के लिए बनाया गया है, स्टेट के लिए थोड़ी ना। ठीक है, और कौन से इन्वेस्टिगेट करने के लिए? जो सेक्शन 3 में अपराध हमें बताए हुए हैं, बात खत्म हो जाती है। बस ये आखिर में मैं 6A भी एक सेक्शन डाला गया था कि भाई अप्रूवल जो है सेंट्रल को, जब पीसी एक्ट का अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करिए तो भाई अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से लोगे या कंप्यूटर अथॉरिटी से लोगे, ये मैंने सीवीसी में भी आपको बताया था। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को ऑन द स्पॉट पकड़ना है, रेड हैंडेड पकड़ना है, वहां आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 7 हमारा रिपीलिंग सेक्शन, एक ऑर्डिनेंस था, ठीक है, वो रिपील करके फिर अपना कानून लागू हो गया, बात खत्म हो जाती है। ये था हमारा सिंपल सोबल छोटा सा कानून, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। अब आपको क्या करना है, सीबीआई के PYQs चेक करने हैं कि भाई जब ये अपना ये DSP कानून आया था उसमें क्या क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, बस छोटे मोटे इसके 15-20 MCQs बनेंगे हाथ से यार। ठीक है, तो आप इसको एक बार लुकआउट जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करके, क्लास को लाइक करके, शेयर करके लोगों को अपडेट जरूर करना, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है भाई कर लेना, और अदर लेक्चर्स को भी मेरे देख लेना, CVC का लेक्चर देख लेना, PC एक्ट का देख लेना। ठीक है, आपको फायदा मिलेगा, आपका ही फायदा है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप मेरा है, उसका मैं लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा और कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो, परेशानी हो, या आपका कोई सजेशन हो, आपको क्लास लेके कैसा लगा हो, वो सब मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लाइक होंगे फिर PMLA का आपको लेक्चर मिलेगा, याद रखना। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू।